सभी क्लास 10th के बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, मज़े में होंगे। लॉकडाउन बड़ा लंबा हो गया, आप लोग बड़े आराम से घर पे उपस्थित हैं। इसी आशा के साथ मैं कुछ आपको पढ़ाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ और आप बायो विद अकबर सर के साथ उपस्थित हैं। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था मानव अनुवांश की। उसमें मैंने कल आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताया था। वंशागति किसे कहते हैं, आनुवांशिकता क्या है, विभिन्नता क्या है, कितने प्रकार की विभिन्नता होती है। मेंडल के जीवन परिचय तक ये हमारा टॉपिक हो गया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देख लें, लाइक कर दें, ताकि आगे भी हम वीडियो बनाने का कार्य कर सकें और आप तक ये वीडियो उपस्थित या आपके सामने हम प्रस्तुत करने का कार्य कर सकें। सारे बच्चों से आशा है आप घर पे रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और पढ़ाई साथ साथ करते रहिए। इसी आशा के साथ मैं अपने वीडियो को आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। आइए हम देखते हैं इस वीडियो के बारे में। मेंडल ने, जैसा कि हमने कल आपको बताया था, मेंडल ने क्या किया था। मेंडल ने उद्यान मटर के ऊपर अपने प्रमुख रूप से 8 वर्ष तक इन्होंने प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अध्ययन का कार्य किया, संकरण का कार्य कराते रहे उद्यान मटर के मध्य में। और जो इन्हें प्रमुख रूप से निष्कर्ष प्राप्त हुए, उस निष्कर्ष के आधार पर इन्होंने अपना एक वाद प्रस्तुत करने का कार्य किया था, जिसको हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले मेंडल के नियम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसी इनके मरने के पश्चात 35 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो गया था और 16 वर्ष के बाद 3 वैज्ञानिक आए थे। कौन कौन से थे बेटा? मैं 5 मिनट 2 मिनट इसलिए रुक रहा हूं ताकि आप कमेंट बॉक्स में लिख सकें कौन कौन से वैज्ञानिक थे। कुछ बच्चे बता देंगे, कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे। मैं फिर से रिमाइंड किए दे रहा हूं। 3 वैज्ञानिक थे। कौन कौन से? ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंश और शेरमार्क। ये 3 वैज्ञानिकों ने पुनः मेंडल के नियमों का अध्ययन किया और उन्होंने प्रमुख रूप से मेंडलिज्म का क्या दिया था बेटा? नाम दिया था कि नहीं? अब इसी के साथ आगे चलते। उद्यान मटर को लिया था तो मेंडल ने किन लक्षणों के अध्ययन का कार्य प्रमुख रूप से किया था? बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशंस का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मटर में पाए जाने वाले 7 विपर्षीय लक्षणों के बारे में लक्षण स्पष्ट करने का कार्य किया। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या फिर मेंडल के द्वारा मटर के पौधे में अध्ययन किए गए 7 विपरीत लक्षणों के अध्ययन का कार्य करिए या उनकी प्रमुख रूप से सारणी प्रस्तुत करने का कार्य करिए। देख लीजिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मेंडल ने मटर के पौधे के अंतर्गत जो पाए जाने वाले बीज थे उसकी आकृति को देखा। इन्होंने कहा जो बीज गोल हैं वह प्रमुख रूप से कैसे हैं? प्रभावी। जो झुर्रीदार हैं वो कैसे हैं? अप्रभावी। बीज के रंग पे आ गए, बीज का रंग होगा ना, उस रंग पे आ गए। इन्हें देखा पीले रंग का बीज है, वो क्या मान लिया इन्होंने? प्रभावी। और हरे रंग का बीज क्या मान लिया? अप्रभावी। पुष्प का रंग, तो जो लाल पुष्प वाले प्रमुख रूप से मटर के पुष्प पौधे थे उनमें कह दिया ये प्रभावी हैं, और जो सफेद थे उनको क्या कह दिया? अप्रभावी। फली की आकृति, एक आकृति होगी भाई, फूली हुई फली थी तो उन्होंने कह दिया प्रभावी, और पिचकी हुई अगर होगी तो उसको कह देंगे अप्रभावी। फली का रंग अगर हरा है तो प्रभावी और पीला है तो प्रमुख रूप से अप्रभावी। पुष्प की स्थिति कक्षस्थ और अग्रस्त, कक्षस्थ प्रभावी, अग्रस्त अप्रभावी। पौधे की लंबाई, अगर लंबा पौधा है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रभावी, और बौना पौधा है तो उसे क्या कहते हैं? अप्रभावी। सबसे ज्यादा इसको उपयोग में लाया जाएगा, इसको सबसे ज्यादा संकरण कराए जाएंगे मेंडल के नियम में, सबसे ज्यादा इसी से उदाहरण देने का कार्य किया जाएगा। एक चीज, और दूसरा याद कर लेना है अपन को, बीज। इनको हमें इन 2 लक्षणों को विशेष तौर पे याद रखना है क्योंकि पूरी अनुवांश की इन्हीं 2 सिद्धांतों के आधार पर चलने का क्या करती है? कार्य करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये तो मेंडल के 7 विपरीत लक्षण होगा, इनको याद करना है। ये केवल याद करने वाले, रटने वाले टॉपिक है, तो इसको रट लेना है। आगे आओ, कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहली परिभाषा क्या लिखी है? जीन की। मैंने कल आपको बताया था, गुणसूत्र के ऊपर पाई जाने वाली वे अनेक छोटी बिंदुवत संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करती हैं। पाई जाने वाली इन संरचनाओं को जीन के नाम से जाना जाता है। कल के वीडियो में बताया था, जीन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने करने का कार्य किया था। फिर से जीन की परिभाषा सुन लो। जीन क्या है? यह गुणसूत्र के ऊपर पाई जाने वाली वह बिंदुवत संरचना है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करती है। पाई जाने वाली इस बिंदुवत संरचना को जीन के नाम से जाना जाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने करने का कार्य किया था। ये जीन हो गया। युग्म विकल्पी आ जाओ। युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा।
और विकल्पी मतलब होता है किसी चीज का विकल्प नहीं होता। जैसे कहते हैं बच्चा रो रहा, लाल खिलौना नहीं पसंद कर रहा, तो काम करो पीला वाला दे दो, विकल्प ढूंढ लेते हैं। तो युग्म मतलब होता है जोड़ा, और विकल्पी मतलब होता है पाए जाने वाले लक्षण। तो लक्षणों के जो विकल्प हैं वो जोड़े में रहने का कार्य करते हैं। हमेशा कोई भी लक्षण जो होगा वह प्रमुख रूप से जोड़े के अंतर्गत उपस्थित होगा। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। और जब जोड़ी पूछ लिया तो कहते हैं 23 जोड़ी। मतलब कहने का जैसे एक जोड़ी का गुणसूत्र है, जैसे XX है, हम आपको बताएं, जैसे मादा में XX को प्रदर्शित करते हैं, X के द्वारा क्यों नहीं लिख पाते? केवल X लिख दो? नहीं, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि पाए जाने वाले गुणसूत्र सदैव कैसे पाए जाते हैं? जोड़ी में पाए जाते हैं। तो युग्म विकल्प मतलब जितने भी पाए जाने वाले जीन होंगे, जितने भी पाए जाने वाले गुणसूत्र होते हैं, वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाली अपने क्या होते हैं? जोड़ी के अंतर्गत उपस्थित रहने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ को परिभाषित कीजिए। बहुत सिंपल सा, एलिलोमार्फ या युग्म विकल्पी किसे कहते हैं? तो जब लक्षणों का निर्धारण करने वाले, जो विपरीत लक्षणों का निर्धारण करने वाले युग्म होते हैं, विपरीत लक्षणों का निर्धारण करने वाले युग्म जो होते हैं उनको हम युग्म विकल्पी के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। विपरीत होने चाहिए, मतलब अगर एक लंबा है तो एक कैसा होगा? बौना। एक गोल है तो एक दूसरा कैसा होगा? एक गोल है तो दूसरा कैसा होगा? झुर्रीदार। तो याद रखना, विपरीत लक्षणों वाले जो प्रमुख रूप से युग्म होते हैं, विपरीत लक्षणों वाले युग्म को प्रमुख रूप से युग्म विकल्पी या पाए जाने वाले एलिलोमार्फ के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। देखो कैपिटल आर का उदाहरण दिया हमने। कैपिटल आर प्रमुख रूप से गोल लक्षण वाले पौधे को प्रदर्शित कर रहा, तो स्मॉल आर किसको प्रदर्शित करेगा? झुर्रीदार लक्षण को प्रदर्शित करने का क्या करेगा? कार्य करेगा। अगर विपरीत लक्षण उपस्थित है ना, विपरीत लक्षणों वाले युग्म विकल्पी उपस्थित हैं, विपरीत लक्षणों वाले प्रमुख रूप से युग्म उपस्थित हैं, तो कह देंगे ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाला युग्म विकल्पी है। अगली परिभाषा पे आओ। अगली परिभाषा है युग्मनज। कौन सी परिभाषा है? युग्मनज। समयुग्म जी है इसकी परिभाषा। समयुग्म जी की परिभाषा पे आ जाओ। लिखा है जब लक्षणों का निर्धारण करने वाले दोनों जीन जो होते हैं वह कैसे होते हैं? समान होते हैं। जब लक्षणों का निर्धारण करने वाले दोनों जीन समान होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? समयुग्म जी के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। देखो यहाँ पे ये कैपिटल टी है, चाहे संतान में ये कैपिटल टी चला जाए, चाहे ये कैपिटल टी चला जाए, उत्पन्न होने वाली संतान कैसे होगी? लंबी लक्षणों वाली। तो जब लक्षणों का निर्धारण करने वाले दोनों विपरीत जीन, जब लक्षणों का निर्धारण करने वाले विपरीत जीन जो होते हैं वह प्रमुख रूप से जोड़े के अंतर्गत उपस्थित रहने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जब लक्षणों का निर्धारण करने वाले जीन जो होंगे वह समान होंगे, जब लक्षणों का निर्धारण करने वाले दोनों जीन समान होते हैं तो इसको हम प्रमुख रूप से समयुग्मजी के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। समयुग्मजी के नाम से क्या करेंगे? जानेंगे। विषमयुग्मजी जस्ट उल्टा करो। जब लक्षणों का निर्धारण करने वाले दोनों विपरीत जीन कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। लक्षण दोनों के कैसे हों? अलग अलग। तो इनको हम क्या कहते हैं? विषमयुग्म जी के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। उदाहरण के तौर पे ले लो, कैसा आ जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी किसको प्रदर्शित करेगा? लंबे लक्षण को बताया था अभी। तो स्मॉल टी किसको प्रदर्शित करेगा? बौने को। दोनों विपरीत हैं, एक कैसा प्रदर्शित कर रहा? लंबा लक्षण, एक कैसा कर रहा? बौना लक्षण। अगला आ जाओ, शुद्ध जाति। इंपॉर्टेंट परिभाषा, बहुत पूछी जाती है, कई बार आती है। शुद्ध जाति के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे पौधे जो अपने समान संतान को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, इस प्रकार के पाए जाने वाले पौधों को हम शुद्ध जाति पौधों के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। जो लक्षणों में प्रमुख रूप से समयुग्मजी लक्षण को प्रदर्शित करने का क्या करेंगे? कार्य करेंगे। अर्थात इनमें पाए जाने वाले लक्षण जो होंगे, लक्षणों का निर्धारण करने वाले दोनों जीन कैसे होंगे? एकदम समान होंगे। इनको हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले शुद्ध जातीय पौधे के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। देखो जैसे दिया गया है, कैपिटल टी दोनों लक्षण लंबे को प्रदर्शित कर रहा है, स्मॉल टी दोनों बोने को प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चाहिए कैपिटल टी चला जाए, चाहिए कैपिटल टी, बनेगा पौधा कैसा? लंबा। स्मॉल टी चला जाए, पौधा कैसा बनेगा? बोना बनेगा। छठवें क्वेश्चन पे आ जाओ। छठवें लास्ट है, फिर आगे परिभाषाएं और भी पढ़ेंगे। बहुत परिभाषा है, बहुत इंटरेस्टिंग परिभाषा, बड़ा मजेदार चैप्टर है। संकर जाति के बारे में बात करते हैं। संकर, दिमाग में रख लो, संकर, भोले भंडारी वाले नहीं, संकर। सुनो, संकर का मतलब क्या होता है? जब शुद्ध लक्षणों वाले जीवों के मध्य में संकरण का कार्य कराया जाता है तो प्राप्त होने वाली प्रथम संतानीय पीढ़ी जो लक्षणों में नर तथा मादा दोनों से कैसी होती है? भिन्न होती है। ना तो पूरे लक्षण माता के समान, ना पूरे लक्षण पिता के समान, दोनों लक्षणों से कैसी हो जाए? भिन्न या उच्च हो जाए। इस प्रकार की पाई जाने वाली संतान जो होती है उसको हम संकर के नाम से या संकर जाति के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। समझा देता हूँ, 2 मिनट लूंगा आपके लिए, दे लो, पूरी चीज समझा देते हैं। हमारी बात चल रही संकर जाति पे, हमारी बात चल रही संकर जाति। देखो 2 मिनट में समझाएंगे। संकर जाति, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, पूरी चीज समझ में आ जाएगी। देखो, हमने विपरीत लक्षण वाले पहले प्रमुख रूप से 2 जीवों को लेने का कार्य करना है। ले लो, एक ले लिया कैपिटल टी ले लिया,
इसका संकरण, संकरण को हमेशा क्रॉस से लगा के प्रदर्शित करने का कार्य करेगा। दूसरा ले लिया स्मॉल टी ले लिया। कैपिटल टी जो होगा ये कैसे लक्षणों को प्रदर्शित करेगा, लंबे करेगा। स्मॉल टी जो होगा ये कैसे होगा, बौने लक्षण को प्रदर्शित करने का क्या करेगा, कार्य करेगा। यहां से ले लो, अर्धसूत्री विभाजन करा दो, सब बताऊंगा कैसे आ जाएगा, सब बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा आगे आने दो, सब बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा, पूरी ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि 1 मिनट में आंसर निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैपिटल टी इनका अर्धसूत्री विभाजन करा दो। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या, आधा कर दो, सीधी सी बात, 2 का भाग दे दो। कैपिटल टी 2 का भाग दे दो, कितने टी बचेंगे, 1 ले लो, बन गया। सेम यहाँ पे ले लो, इसमें भी 2 का भाग दो, अर्धसूत्री विभाजन करा दो, क्या बन जाएगा, स्मॉल टी बन गया। दोनों की क्रिया कराओ, क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। ये प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 बन गई कि नहीं। कैपिटल टी कैसा था, लंबा। स्मॉल टी कैसा था, बौना। इनके द्वारा ये संतान बनी कि नहीं बनी। अब ये संतान देखो आप, विपरीत है लक्षणों वाली कि नहीं है। कैपिटल टी है तो कैपिटल टी के कारण ये पौधा प्रमुख रूप से कैसा बनेगा, लंबा बनेगा कि नहीं बनेगा। स्मॉल टी के कारण पौधा कैसा बनेगा, बौना बनेगा। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये पौधा शुद्ध लंबा है, शुद्ध लंबा नहीं है ना। क्या ये पौधा शुद्ध लंबा है, नहीं है। क्या ये पौधा शुद्ध बौना है, नहीं है। शुद्ध लंबा कैसे नहीं है, क्योंकि शुद्ध लंबे के लिए क्या क्या चाहिए, कैपिटल टी, और शुद्ध होने के लिए क्या चाहिए, स्मॉल टी। लेकिन सर इसमें तो कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, तो ये शुद्ध लंबा है ना शुद्ध बौना, अर्थात लक्षणों में अपने नर तथा मादा दोनों से कैसा है, भिन्न है। तो भैया यही प्रमुख रूप से पाई जाने वाली संतान जो होगी, इसको हम संकर जाति के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। आगे बात समझ में, सिंपल सी बात, परिभाषा बना लो, ट्रिक से ही बना लो परिभाषा। जब विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य में संकरण का कार्य कराया जाता है, यह चिन्ह किसको प्रदर्शित करेगा, संकरण का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, संकरण का। जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य में संकरण का कार्य कराया जाता है, या ऐसे भी लिख सकते हो, शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बौने पौधे के मध्य में संकरण का कार्य कराया जाता है। तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में ना तो पौधा शुद्ध लंबा प्राप्त होता है, ना शुद्ध बौना। प्राप्त होने वाली इसी संतान को हम प्रमुख रूप से संकर जाति के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। परिभाषा और अच्छी बनानी है और ट्रिक बनानी है, देख लो एक और परिभाषा छोटी सी। जब विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य में संकरण का कार्य कराया जाता है, तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में प्राप्त होने वाली वह संतान, विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य में संकरण का कार्य कराया जाता है, तो प्राप्त होने वाली प्रथम संतानीय पीढ़ी में वह संतान जो लक्षणों में नर तथा मादा दोनों से कैसी होती है, भिन्न होती है। पाई जाने वाली इस प्रकार की संतान को हम संकर संतान के नाम से बेटा क्या करते हैं, जानते हैं। इसी जाति को हम संकर जाति के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। हो गया, ये छोटी छोटी देखो, दोनों विपरीत है, एक शुद्ध लंबा एक शुद्ध बौना, एक है भैया लंबा एक कैसा है, बौना, दोनों विपरीत है लंबाई के अंतर्गत की नहीं। इस प्रकार से प्रमुख रूप से हमारे ये टॉपिक जो होता है वह प्रमुख रूप से हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। आगे की और भी परिभाषाएं और भी ट्रिक्स की जो परिभाषाएं हैं वो पुनः मैं आपके सामने कल उपस्थित होऊंगा, फिर मैं आपके सामने प्रमुख रूप से उनको प्रस्तुत करने का कार्य करूंगा। तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए नए वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। इसी प्रकार आपको हम पढ़ाने का कार्य करते रहें। इसी आशा के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा सब लोग।